नमस्कार। तो आज हम शुरू करते हैं अपना फेसबुक लाइव। आज के प्रोग्राम में हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज भेज दिया था कि आज हम लोग ये दोनों चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम नेक पेन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और बैक पेन जो लंबर एरिया में अधिकतर होता है, इन दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं हमारे ठाकुर साहब का धन्यवाद करूंगा जिनके उससे ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑथेंटिक नॉलेज मिलना भी थोड़ा कठिन है। तो कोशिश करता हूँ कि अपने हर एपिसोड में कुछ अच्छा, कुछ ऑथेंटिक आप लोगों को दूँ और जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोगों के फीडबैक आते हैं बड़े अच्छे, तो खुशी होती है देख के। तो निका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी जो हमसे जुड़ते हैं उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज सर्वाइकल है क्या। देखिए, जो ये सर्वाइकल हम यूज़ करते हैं वर्ड सर्वाइकल, हमारी जो स्पाइन है वो हमारे डॉक्टर्स ने 3-4 हिस्से में डिवाइड की है। सबसे पहले ऊपर की जो 7 वर्टिब्राज हैं वो सर्वाइकल है, सर्वाइकल एरिया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो यहाँ पर उठी हुई बोन होती है नेक के बिल्कुल नीचे, ये सर्वाइकल एरिया का, ये सर्वाइकल का लास्ट वाला वर्टिब्रा होता है। इससे ऊपर 6 और हैं, तो ये 7 जो हैं वर्टिब्रा, यहाँ इसका एंड होता है और यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। तो ये 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल कहलाती हैं। अब जब सर्वाइकल एरिया में होता क्या है, बैड पोस्चर की वजह से, जैसे आज स्टूडेंट्स का है वो भी बैठ के लैपटॉप, फ़ोन, यही सब चलता रहता है। और अगर आप ऑफिसेज में देखें तो वहाँ भी यही सब है, बैठ के काम ज़्यादा है। बीच में खड़े होने का तो मतलब आप लंच ब्रेक में ही खड़े हो पाते हैं, या कहीं इधर उधर आपको टॉयलेट के लिए जाना है, वाटर ब्रेक लेना है, तो ही आप खड़े होते हैं। तो मोस्टली टाइम आप लोगों का ऑफिस में, स्कूल में, घर में बैठ के ही बीत रहा है। खेल कूद कम हो गए हैं, घर के काम कम हो गए हैं। जो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऐसे आ गए हैं कि घर के काम बड़े इजी हो गए हैं, तो एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती है। और हमारा जो डेली रूटीन होता है, पीछे झुकने वाले व्यायाम तो कुछ हो ही नहीं पाते उसमें। जो हमारा डेली रूटीन है उसमें पीछे झुकने वाले मूवमेंट्स कुछ भी नहीं होते। हमेशा गर्दन थोड़ी ऐसे रहती है। बैठते हैं, स्टार्टिंग में हम कोशिश करते हैं कमर सीधी करके बैठें, फिर थोड़ी देर बाद धीरे 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 हम ऐसे हो जाते हैं और ऐसे झुकने लगते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि सर्वाइकल एरिया में कंटिन्यूसली फॉरवर्ड बेंड होने की वजह से, गर्दन हमेशा आगे रहने की वजह से पीछे थोड़ा फूल जाता है, मोटा सा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और उसकी शेप चेंज हो जाती है और वहाँ पर कंटिन्यूसली पेन रहने लगता है। अब देखो, एक लॉजिक की बात इसमें क्या है कि कोई भी रोग जिस कारण से हुआ है उस कारण को ख़त्म कर दो तो वो रोग ठीक हो जाएगा। और अब जैसे मानो कि ये प्रॉब्लम हुई है गर्दन आगे झुकाने से, तो अधिकतर वो व्यायाम जिसमें गर्दन पीछे रहती है वो व्यायाम इसमें काम आते हैं। योगा के वो सारे आसन इसमें काम आएंगे जिसमें गर्दन हम थोड़ा पीछे रखते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, इसको आप समझ लो तो ये रोग ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे ये अपने आप ठीक होता चला जाएगा अगर ये व्यायाम हम इसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा, एक और जो परेशानी, अब इसमें थोड़ा सा हम आयुर्वेद को लेकर आएँ तो एक परेशानी क्या है, वायु को बढ़ जाने से भी बॉडी में जहाँ भी पेन होते हैं वो वायु उसका एक रीज़न होती है। तो इसके साथ साथ आपको वायु को भी नॉर्मल कर लेना है। जब सम हो जाते हैं तीनों दोष, वात पित्त कफ, तो सारे रोग ठीक होने लगते हैं।
हमारे योग में, हमारे आयुर्वेद में, या जो भी हमारी पुरानी पैथियाँ हैं, नेचुरोपैथ है या कोई भी ऐसी पुरानी जो पैथियाँ हैं ऋषियों की बनाई हुई, उन सब से रोग ऐसे ही ठीक होते हैं। हमारी पैथियों में सिर्फ रोग ही ठीक नहीं होते, शरीर को स्वस्थ करके, माइंड को स्वस्थ करके, और इसी शरीर से कुछ आध्यात्मिक काम भी हो जाएं, अच्छे काम हों और अपना घर गृहस्थी के काम भी चलते रहें, वो सब करते करते ऊपर वाले की प्राप्ति भी इससे हो, आत्मा में आत्मा का साक्षात्कार हो, परमात्मा को पहचाने, उसके लिए प्रयत्न करते रहें और एक दिन उससे भी मिलन हो। हमारी सारी पैथियाँ उस लेवल तक हमको ले जाने के लिए सक्षम है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अब इसके थोड़े से व्यायाम। तो देखिए, व्यायाम में अब हम योग, कोई भी एक्सरसाइज, दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज, वो सब योग से निकली हैं। आज हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी जो भी स्ट्रेचेस कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज कराते हैं, आप योग में सूक्ष्म व्यायाम और आसन आप खोल के देखें, सब वहीं से आता है। अच्छा, और वायु के बारे में जब हम बात कर रहे थे ना, वायु बढ़ जाती है, वायु कुपित होती है तो पेन बॉडी में शुरू होते हैं। हड्डियों का टेढ़ा हो जाना वो भी वायु बढ़ जाने की वजह से होता है। तो उसको ठीक करने के लिए साथ साथ हम प्राणायाम से हेल्प ले सकते हैं, साथ साथ अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाली चीज़ों को अपनी डाइट में रख के उससे हेल्प ले सकते हैं। योगासन और सूक्ष्म व्यायाम तो हैं ही हैं, वो तो हैं जिसके बारे में हम लोग समय समय पर आप लोगों से चर्चा करते रहते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप उसके रीज़न को समझ जाएं। हमेशा पेन किलर खा के, मसल रिलैक्सिंग खा के इसको दबाते रहना नहीं भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम तो रोग को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो रोग को जड़ से ख़त्म अगर करना है तो इसको समझ के उचित प्रयास अगर किया जाए तो ये एकदम पॉसिबल है कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकें। तो वायु को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जैसा कई प्राणायाम हैं वो हम बताते रहेंगे आपको, कौन कौन से प्राणायाम इसमें काम करेंगे। कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं और कुछ आसन हैं जो इसमें काम करते हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गर्दन के लिए क्या नहीं करना है ये जानते हैं। गर्दन को आगे झुकाने वाला कोई भी व्यायाम, अभी अगर नेक पेन है, सर्वाइकल एरिया में अगर पेन है या उसकी शेप चेंज हुई है, वो परेशान कर रहा है, तो इस समय पर गर्दन को आगे झुकाने वाली चीज़ें ना करें आप। और हो सके तो जब भी आप खड़े हो या बैठे हैं, शोल्डर को ऐसे रोल बैक करके, चेस्ट थोड़ा उठाकर, चिन डाउन करके, नेक को ऐसे पीछे ले जाएं। इसको ऐड करके रखें अपने डेली रूटीन में। ये सीधा बैठना हुआ हमारा, इस तरीके से बैठे। ऑफिस में काम करते हैं तो भी, और अगर आप वॉक करते हैं, चलते हैं, खड़े होकर कोई काम करते हैं तो भी, इसको ज़रूर आप ऐड करके रखें। अब दूसरा, आगे तो गर्दन झुकानी नहीं है, साइड में आप ले जा सकते हैं, साइड में आप झुका सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ अभी गर्दन के व्यायाम कर लेते हैं। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे भी होते हैं कि साथ में शोल्डर फ्रोजन भी हो, तो हम उन दोनों को ही कवर कर लेते हैं। अधिकतर सर्वाइकल एरिया में जो प्रॉब्लम है वो शोल्डर फ्रोजन की तरफ भी हमें ले जाती है, और अधिकतर ऐसा है, कई कुछ ही केस में कि शोल्डर ठीक हैं, बट अधिकतर केसेस में शोल्डर और नेक दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये दोनों ही आ जाते हैं लोगों को। अच्छा जी, तो गर्दन को पहले हम सीधा बैठें, शोल्डर रोल बैक, चेस्ट की ये जो बोन है इसको स्टर्नम बोन कहते हैं, इसको थोड़ा ऊपर उठाया, शोल्डर पीछे लेकर गए, चिन थोड़ी डाउन की, और ऐसे। जब हम सीधा बैठने को कहते हैं तो लोग गर्दन को उठा लेते हैं, उठाना नहीं भाई, नीचे करके और फिर पीछे, ऐसे ऐसे जाएं। अब इसके बाद आप गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, सांस को भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरो, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी को 8-10 बार अभ्यास करें।
ये बड़े काम की एक्सरसाइज है जी। वैसे तो इसमें गर्दन को पूरा नीचे ले जाना होता है, बट जब नेक पेन होता है तो नीचे नहीं लेकर जाते हम। अब उसके बाद लेफ्ट राइट करेंगे हम। सांस को भरा और सांस छोड़ते हुए गए हम लेफ्ट साइड, फिर सांस भरते हुए सेंटर में, फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर भरते हुए सेंटर में। 8-10 बार इसका भी अभ्यास आप कर जाएं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए जब हम व्यायाम करते हैं तो शारीरिक लाभ तो होता ही है, उससे मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। अच्छा, इसके बाद हम गर्दन को साइड में लेकर जाएंगे, ऐसे साइड बेंडिंग। सांस को भरा, सांस छोड़ते हुए गए हम साइड में, फिर सांस को लेते हुए बीच में और सांस को छोड़ते हुए साइड में। जब स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं तो आप सांसों का ध्यान अगर नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप गर्दन को साइड में लेकर जाएं। फिर धीरे धीरे इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है, प्राणों को भरते हुए भी, प्राणों को छोड़ते हुए भी, श्वास को लेते हुए भी, श्वास को छोड़ते हुए भी। दोनों प्रकार से इसका अभ्यास किया जा सकता है। अगर प्राणों का बल वहाँ पर लगाना है तो सांस भरकर गर्दन को साइड में लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। और वैसे नॉर्मली अगर एक्सरसाइज के उस पर आप लेकर चलते हैं तो फिर आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, छोड़ सांस को भरते हुए बीच में आएं, फिर छोड़ते हुए नीचे, फिर भरते हुए बीच में। ये ज़्यादा गहराई में जाकर इसको देखते हैं तो इसका लाभ होता है प्राणों के साथ आसनों को करना या कोई भी एक्सरसाइज करना। अब इसके बाद गर्दन को सेंटर में रख के पीछे लेकर जाना है, ऐसे वापस सांस भरते हुए गर्दन पीछे गई, छोड़ते हुए वापस। 8-10 बार इसका भी अभ्यास कर लें। देखो भाई, हमारे सारे व्यायाम, हमारे सारे आसन, सारी योग की क्रियाएं इतनी सरल हैं, उसको कोई भी आराम से कर सकता है। चाहे वो 10 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे कोई 100 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है, कोई नुकसान नहीं है। बस योग के सभी आसनों को, क्रियाओं को सोच समझ के करना चाहिए और हो सके तो किसी टीचर के अंडर में करना चाहिए जो योग को अच्छे से जानता हो, समझता हो। अब दोनों हाथों को, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग थोड़ा मॉडर्न एक्सरसाइज भी डाल लेते हैं। दोनों हाथों के फिंगर लॉक करके गर्दन के पीछे लगाएं और गर्दन को पीछे और हाथों से उसको आगे धक्का देना है। हाथ और गर्दन एक दूसरे के एंटी फोर्स लगाएंगे। पाँच छह बार इसका भी अभ्यास आप कर लें तो ये नेक को स्ट्रेंथनिंग देने वाली एक्सरसाइज है और गर्दन के दर्द को बहुत जल्दी आराम देती है। अगर किसी को है, आज ही करेगा तो आज ही उसको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। अब जो गर्दन को साइड में हमें प्रेशर देना है, हाथ और गर्दन एक दूसरे के एंटी फोर्स लगाएंगे, ऐसे थोड़ा रोका, फिर नॉर्मल, फिर थोड़ा फोर्स लगाया, रोका, नॉर्मल। 5-6 बार इधर भी इसका अभ्यास कर दें, ऐसे करें, या फिर एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, ऐसे करें। दोनों तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ क्रियाएं हो गई गर्दन की। अब इसके बाद और थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं हम। एक घूमन क्रिया होती है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको हम गोमुखी क्रिया भी बोलते हैं, घूमन भी बोलते हैं। गोमुख आसन अलग है, गोमुखी क्रिया अलग है। इसको कैसे करना है देखें। सांस को भरें,
अब गाय को देखा कई बार, गाय को जब गर्दन में दर्द होता है तो गाय ऐसे ऐसे करके उसको रगड़ लेती है गर्दन को साइड में, और उसका नेक पेन ठीक होता है। तो ऐसे ही ये क्रिया है, सांस को भरकर और ऐसे राइट क्लेविकल बोन पर हमारी जो ये है राइट वाली जो बोन, इसको रगड़ना है। सांस को भरा, सांस रोका और इसको ऐसे रगड़ा। जितना रोक पाए उतना रोक के फिर आराम से ब्रीद आउट। फिर सांस को भरा। अब अपनी कनपट्टी को इधर इस बोन पे आपको रगड़ना है, जो हमारी कॉलर बोन है, इस पर सांस को भरा और ऐसे थोड़ा सा शोल्डर को ऊपर उठाकर ऐसे इस पे रगड़ा। इसको रगड़ा, जितना आप सांस के साथ इसको सांस रोक के कर लें उतना अच्छा है। अगर किसी को भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, तो वो सांस को ना रोके। इस बात को स्पेशली आप ध्यान रखें। किसी भी आसन में, किसी भी क्रिया में जिसमें सांस को रोकना है, अगर हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो इसको बिल्कुल भी सांस को रोके ना, वो नॉर्मल सांस के साथ इसको कर ले। फिर सांस को भरा। अब गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे और फिर ऐसे दोनों शोल्डर उठाकर गर्दन को पीछे ऐसे रगड़ा। फिर उसके बाद फिर सांस को भरा। अब लेफ्ट वाला शोल्डर थोड़ा उठाकर और इसको ऐसे रगड़ा। फिर सांस को भरा। अब लेफ्ट जो बोन को लेफ्ट क्लेविकल बोन पे रगड़ना है। ऐसे। और जब नेक पेन थोड़ा ठीक होने लगे तो इसको आगे भी हम करेंगे। अभी जब नेक पेन ज़्यादा है तो आगे नहीं, तो आगे का मैं बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आगे आप करें। सांस को भरा, ऐसे ऐसे करके अपनी चिन को यहाँ जहाँ दोनों क्लेविकल बोन मिलती है वहाँ पर रगड़ना है। तो ये एक क्रिया तो हमारी ऐसे हुई। ये स्टार्टिंग में आप ऐसे करें, फिर उसके बाद जब आप इसके अभ्यासी हो जाएं, अभ्यास करते रहें, तो एक ही बार सांस को भरें, सांस को रोकें और शुरू करें। एक ही बार में गर्दन को आप पूरा घुमा दें, सांस को रोककर ऐसे। तो इस प्रकार इसको करें। पहले 2-3 बार ऐसे आप अभ्यास कर लें इसका, फिर उसके बाद अपोजिट साइड भी इसका अभ्यास जरूर करें। फिर से सांस को भरा। अब एक बार मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड वाले तरीके से बता देता हूँ शॉर्टकट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूँ। सांस को भरकर और लेफ्ट से, फिर इधर, फिर पीछे, फिर साइड और फिर इधर और फिर सेंटर, ऐसे करके फिर सांस को गर्दन सीधी की और सांस को छोड़ा। नॉर्मल गति से सांस को लिया, आने जाने दिया सांस को। हाँ, तो अब हम ये तो हमारे थे गर्दन के कुछ अभ्यास, जो कुछ क्रियाएं थी वो मैंने आपको बताई, इनका अभ्यास हमने किया। अब एक मैं स्कंद चालन एक क्रिया है वो मैं बताता हूँ। ये सिद्ध योग की क्रिया है और बिल्कुल अचूक क्रिया है। इसको करने से 101% लाभ होता है और ये अकेली ही क्रिया गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए काफ़ी है। बट मैंने कई एक्सरसाइज इसलिए बताई हैं कि कोई भी इनमें से एक भी करोगे तो ठीक होगा, और सारी कर लोगे तो वो तो फिर भाई मज़ा ही आ जाएगा, जल्दी से जल्दी लाभ होगा। आप आराम से ऐसे बैठें, सुखासन में, स्वास्तिक आसन में ऐसे बैठकर दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें। अब इस क्रिया के बहुत सारे लाभ हैं, अभी तो मैं इसको सिर्फ गर्दन के लिए बता रहा हूँ। आगे चल के मैं इसको कवर करूँगा तो इसके पूरे लाभ बताऊँगा। ये एक सिद्ध योग के अंदर जीवन तत्व साधन करके हमारे गुरुजी क्या समस्त ब्रह्मांड के गुरु जिन्होंने योग को वर्ल्ड में कहीं भी योग आज है तो उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा ही है। उन्हीं के शिष्य हुए हैं जिन्होंने योग को इतना फैलाया है। और महाप्रभु जी श्री रामलाल जी महाराज, उनके
द्वारा बनाई हुई ये क्रिया है, उनको याद करना बड़ा आवश्यक है। उनकी कृपा भी साथ में होती है। इन आसनों को और इन एक्सरसाइज को करते हुए योग के कोई भी आसन या सूक्ष्म व्यायाम या प्राणायाम अगर उनका ध्यान करते हुए करते हैं तो वो ज़्यादा लाभ देते हैं। अच्छा, तो इसमें ऐसे बैठकर दोनों हथेलियों को हमने घुटनों पर रखा और फिर कमर गर्दन सीधी करते हुए, जैसे हम साइकिलिंग करते हैं ऐसे शोल्डर्स को चलाना है। ऐसे एक शोल्डर ऊपर दूसरा शोल्डर नीचे, गोल आई में घुमाते हुए, जैसे साइकिलिंग के हम पैडल चलाते हैं ऐसे करके इसका अभ्यास आप करें। इसको शुरुआत में तो 1 मिनट एक साइड कर लें, 1 मिनट दूसरी साइड कर लें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बढ़ाते बढ़ाते इसको 7.5 मिनट एक साइड, 7.5 मिनट एक साइड, इतने तक आप ले आएँ। इतने तक ले आएंगे तो ये कुछ ही दिन के अंदर आपका गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक कर देगा, और गारंटी है बिल्कुल ठीक कर देगा। साथ में खान पान का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है वो आपको नहीं खानी है। जो देर से पचती है, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, तो ये बॉडी में वायु बढ़ा देती हैं। मैदा बड़ा नुकसान देता है। बेकरी प्रोडक्ट्स कोई नहीं यूज़ करें आप, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं और वायु बढ़ती है शरीर में। तो इसका अभ्यास ज़रूर करें, अपनी क्षमता के हिसाब से करें। शुरू में 1 मिनट काफ़ी है, 1-1 मिनट दोनों साइड, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको हम 15 मिनट में कंप्लीट करें। 7.5 मिनट एक साइड, 7.5 मिनट एक साइड। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर फ्रोजन को तो ठीक करती ही है, साथ में लंग कैपेसिटी बढ़ाती है। और जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जैसे हमारा लीवर, स्प्लीन, प्लीहा, पैनक्रियाज, सब टोटल ये सारे अच्छे हो जाते हैं। इवन किसी को जॉन्डिस हुआ हो तो इसको करे, जॉन्डिस में भी उसको लाभ मिलता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है भैया। ये एकदम पक्की बात है और आजमाई हुई बात है कई लोगों पे। कई लोगों को हमने उनका नेक पेन ऐसे ही ठीक किया है और उनको बहुत लाभ भी हुआ है इससे। लंग कैपेसिटी भी, अभी कोविड में हमने कई लोगों को कराया। अच्छा चलिए अब इसको अपोजिट साइड करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो 15 मिनट इसमें देना। अब अपोजिट साइड, अभी जब कोविड महामारी इतना फैली है, ये सब जो चला हमारा 1.5-2 साल, और अभी भी फैली हुई है, लोग थोड़े कंफर्टेबल हो गए हैं, बट होना नहीं चाहिए, गंभीर बीमारी है। इसमें हमने कंटिन्यू अपने फ्री सेशंस दिए हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हम लोगों ने दिए हैं कोविड में, पोस्ट कोविड, और या फिर वो जब कोविड पॉजिटिव थे तब भी हमने पूरे जीवन तत्व साधन उनको कराए और उनको यकीन मानो आप अल्टीमेट लाभ हुआ। अब जीवन तत्व साधन की सारी क्रियाएं हमने पोस्ट कोविड, जब थोड़ी रिकवरी उनकी हो गई तब हमने कराए, बहुत लाभ हुआ। और जब उनको कोविड था तब हमने प्राणायाम कराए हल्के फुल्के, और कोविड में जिसकी स्थिति बहुत थोड़े माइनर से सिम्टम थे उनको तो हमने जीवन तत्व साधन कराए। अदरवाइज़ हमने उनको आराम से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दी। कुछ अच्छे प्राणायाम हैं हमारे, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, जो हल्के प्राणायाम हैं वो उन लोगों को कराए, उनको काफ़ी लाभ हुआ। जिनको थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम था उनको कठिन आसन तो हम नहीं करा सकते हैं, ये वाली क्रियाएं भी उस टाइम पे तो नहीं, क्योंकि फीवर था, शरीर कमज़ोर था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो रिकवर होते गए उनको फिर हम जीवन तत्व साधन और बाकी के आसन और बाकी के प्राणायाम सब उन लोगों को कराया, तो बहुत अच्छा लाभ हुआ। अभी भी हमारे ऐसे सेशन डेली चलते हैं। हमारी पूरी टीम है जो निःशुल्क इस पर काम करती हैं, तो ऐसे सेशन हमारे होते रहते हैं। तो ऐसे करके इसको करें, बड़ा लाभकारी है, सब कोई इसको करे। ये था स्कंद चालन हमारा। वैसे तो यही क्रियाएं काफ़ी हैं
और बहुत लाभ देती हैं। फिर भी मैं और भी कुछ इसमें ऐड कर देता हूँ। तो याद रखें, जिनका बीपी हाई है वो सांस को रोक के ना करें, और जिनका बीपी नॉर्मल है, जिस जिस क्रियाओं में मैंने बोला है ध्यान रखना है सांस का, उन क्रियाओं में वो सांस का ध्यान रखें। नॉर्मल है तो वो करें, बीपी हाई रहता है तो उस टाइम पे इसको ना करें। अब देखिए जी, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। ऐसे आप आए, अभी हम सर्वाइकल को ही कवर कर रहे हैं और ये थोड़ा कमर के दर्द में भी आपको लाभ देगा। ऐसे नीज के ऊपर आप खड़े हो जाएं, घुटनों के ऊपर, दोनों हाथों के फिंगर लॉक करें और हाथों को थोड़ा बैंड करके हिप्स के ऊपर रखें। अब गर्दन को पीछे झुकाएं, कमर को थोड़ा मोड़ें और हाथों को सीधा कर दें और हिप से थोड़ा दूर ले लें ऐसे, और हाथों को जमीन की तरफ लाएं। अपनी क्षमता के हिसाब से आप अपने शरीर को रोकें इस आसन में। बड़ा लाभकारी आसन है, गर्दन के दर्द के लिए, शोल्डर के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। इसको आप उष्ट्रासन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं उससे पहले आप इसको करें तो उष्ट्रासन भी बड़ा इजीली लगने लगता है। फिर से एक बार कर लें हम लोग। कमर को थोड़ा सा पीछे को झुकाया, यहाँ से धक्का मारा बॉडी को आगे, हाथ के फिंगर लॉक किए और हाथों को सीधा करके जमीन की तरफ लाए। ऐसे करके इसको रोकें। बड़ा लाभकारी आसन है, हर कोई इसे आराम से कर सकते हैं। अगर घुटनों को नीचे रखने में परेशानी होती है किसी भी प्रकार की, तो आप घुटनों के नीचे कोई बेडशीट रख लें या कोई तकिया रख लें और फिर इसको करें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा, तो हम लोग ऐसे ही इसी पोजीशन में आए, घुटनों के ऊपर, और हाथों को नमस्कार की मुद्रा में बनाएं। उसके बाद हाथों को जमीन पर रखें और अपने कमर को ऐसे ही रखते हुए हिप्स ऊपर रहेंगे और हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखते हुए आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, स्लिप करते हुए आगे जाएं और अपनी चिन को नीचे टच करें। थोड़ी देर रोकें, चेस्ट भी नीचे टच हो जाएगी। आ जाए वापस। इस आसन का अभ्यास भी इसमें बहुत लाभ देता है। गर्दन के लिए, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। शोल्डर फ्रोजन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों में ही लाभकारी है और बहुत काम का है, करना चाहिए। सबके लिए ही काम का है। कमर को भी फ्लेक्सिबल बनाता है, कमर दर्द में भी लाभकारी है। इस प्रकार से इसको करें। अब इसका काउंटर पोज जरूर, जैसे हमने शुरू में कर ही लिया था बैक बेंड, फिर अब ये किया है तो इसके साथ एक और जो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं उन लोगों के लिए एक उष्ट्रासन भी हम इसमें लगा लेते हैं। तो ऐसे ही करके हाथों को रखा हिप्स पर, गर्दन को पीछे, और बैक बेंड करते हुए अपने हाथों को अपनी हील पर लेकर गए। पहले राइट आर्म को राइट हील पर, फिर लेफ्ट आर्म को लेफ्ट हील पर, फिर उसके बाद दोनों। इस प्रकार से इसका अभ्यास आप करें। स्टार्टिंग में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एक आसन को करें, फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते 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 2-3 मिनट तक उसको लेकर जाएं। जब हम 2-3 मिनट तक किसी आसन का अभ्यास करने लगते हैं तो उसमें हमें मैक्सिमम लाभ मिलता है। ये एक्सरसाइज तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए इनफ है। इतना अगर आप करते हैं तो गारंटी के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा। किसी का भी हो, किसी भी स्थिति में हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट नियम से करें, साथ में थोड़े परहेज करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी डाइट को ठीक रखें,
फॉरवर्ड बेंड ना करे, गर्दन बहुत आगे ना झुकाए, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे करके बैठे, जब भी बैठे गर्दन को सीधा करके बैठे, और खाने में कॉन्स्टिपेशन करने वाली चीज़ों को ना खाएं या देर से पचने वाली चीज़ों को ना खाएं, यकीनन लाभ मिलेगा। अच्छा, तो ये हमारा था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग कमर के लिए कुछ कर लेते हैं। अब मैंने क्योंकि बोला था कमर के लिए भी हम कुछ करेंगे, तो कमर के भी कुछ आसन हम इसमें रख लेते हैं। जब भी कमर दर्द होता है, अधिकतर तो उसका जो कारण है लोअर बैक पेन जब होता है तो लंबर एरिया में ही ज़्यादा पेन होता है। L3, L4, L5, L2, यही ये लंबर एरिया पूरा ही हमारा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर बेड पोस्चर हो और कमर दर्द है तो लंबर एरिया को हम ठीक करें। और स्पाइन को ठीक करने के लिए स्पाइन के दोनों तरफ एक मसल आती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइन इरेक्टर। ऊपर से लेकर नीचे तक वो मसल होती है। जब हम उस मसल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कमर दर्द अपने आप ठीक होने लगता है। कुछ ही टाइम में वो स्पाइन को सपोर्ट देने लगती है। जैसे हम नी पेन होता है तो लिगामेंट्स को अच्छा करते हैं और उसके आसपास की जो मसल होती है हमारी, उनको हम अच्छा कर देते हैं, क्वाड्रिसेप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लिगामेंट्स को अच्छा करते हैं, तो वो नी पेन चला जाता है। ऐसे जब कमर दर्द है तो कमर दर्द के लिए स्पाइन इरेक्टर को हम स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज करते हैं, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग की हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि कमर दर्द में हमें बहुत लाभ होता है। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कमर को थोड़ा सा वार्म अप दे दें, खोल लें। कैट पोज इसके लिए बहुत बढ़िया है। मार्जरी आसन, तो मार्जरी आसन के लिए ऐसे आप नीज पर आएं, ऐसे हाथ रखें, हाथ और घुटनों का गैप जितना है वो गैप हमारा इतना गैप होना चाहिए। जितना हमारा ये शोल्डर जॉइंट से लेकर हिप जॉइंट तक का गैप है, उतने ही गैप पे हमें नीचे फ्लोर पर हाथ रखने। अब इसके बाद स्पाइन को ऊपर उठाना है। जब हम ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम ऊपर उठाकर थोड़ा पीछे को आप खींचे बॉडी को, फिर उसके बाद ऐसे करके स्पाइन को नीचे ले आए। स्पाइन आप जब हम ऊपर उठाएंगे स्पाइन को तो हमारा जो चिन है वो क्लेविकल बोन पे, चेस्ट बोन पे टच हो जाएगा। फिर जब हम नीचे लाएंगे स्पाइन को सेंटर से तो गर्दन ऊपर आएगी सामने ऐसे। इसका अभ्यास करें कुछ 1-2 मिनट तक। पहले तो आप नॉर्मली इसका अभ्यास करें, फिर सांस को छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर लेकर जाएं, सांस को भरते हुए ऐसे आए। जब हम गर्दन को उठाते हैं, स्पाइन को सेंटर से नीचे लेकर जाते हैं तो सांस को भरना है, और जब ऊपर जाएंगे तो सांस को छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे। ये था हमारा मार्जरी आसन। कमर को फ्लेक्सिबल भी बनाता है और कमर दर्द में बहुत लाभकारी आसन है। इसी पोस्चर के अंदर कई और भी आसन किए जाते हैं, तो वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ऐसे ही आप इसी स्थिति में बने रहें। अब उसके बाद अपने लेफ्ट वाले पैर को उठाएं और सीधा कर दें। ऐसे रोकें और इसको घुटने को सीधा करके इसको ऊपर की तरफ उठाएं। जब ऐसा करते हैं तो हमें अपनी एड़ी को बाहर की तरफ और पंजे को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करनी होती है। वो इस पोस्चर की एफिशिएंसी को और बढ़ा देता है। फिर वापस फिर चेंज करें, राइट वाले पैर को उठाया, वापस इसको 2-3 बार कर जाएं। ये तो बड़ा इजी आसन था। जब इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लें
तो इसमें फिर हाथों को भी उठाने का हमें करना है। जैसे हम लेफ़्ट वाले पैर को उठाएंगे तो साथ में हमें राइट वाला हाथ उठाना है। जब हम राइट पैर को उठाएंगे तो साथ में हमें लेफ़्ट वाले पैर को उठाना है। तो इसको आप ऐसे करेंगे। पहले अभ्यास सिर्फ पैर का। अच्छा, पैर के बाद फिर उसके बाद जब आपका बैलेंस बनने लगेगा, आप आसन को समझ जाओगे, तो उसके बाद इसको करना और आसान हो जाएगा। आप आराम से लेफ़्ट पैर को उठाया, बैलेंस बनाया, सामने एक पॉइंट पर नज़र को टिकाया और उसके बाद फिर हाथ को भी उठाया। अपोजिट हाथ को उठाना है, लेफ़्ट पैर के साथ राइट वाला हाथ, फिर राइट पैर के साथ लेफ़्ट वाला हाथ उठाना है। ऐसे करके इसको भी 2-4 बार कर लें। इसके होल्ड को बढ़ाते रहें। मैं तो थोड़ा थोड़ा आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास। थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का उद्देश्य है। तो ऐसे करके इसको करें, यकीनन कमर दर्द में लाभ होगा और अपने शोल्डर्स को भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। पूरी स्पाइन इरेक्टर पे लाभ होगा। अगर आपको हिप पेन भी रहता है तो उसमें भी इससे आपको लाभ मिलेगा। ये हमारा थोड़ा मार्जरी आसन के हुए 1-2 वेरिएशन। अब इसके बाद हम इसमें सेतुबंद आसन आपको कराते हैं। सेतुबंद आसन कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। जब कमर दर्द और गर्दन का दर्द दोनों साथ साथ हों तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें चिन लॉक होता है, उसको एकदम से बहुत ऊपर ना जाएं, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। मैं बता देता हूँ, नहीं तो वो गर्दन के दर्द को भी बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको शवासन में लेटना होगा। सेतुबंद आसन के लिए शवासन में लेटकर ऐसे हाथों को रखा जमीन पर। अब उसके बाद दोनों पैरों को शवासन से ऐसे लाना है, अपनी एड़ियाँ हिप के पास जमानी है और उसके बाद कमर को ऊपर उठाना है ऐसे। जितनी आपकी क्षमता है उतना उठाएं, ज़बरदस्ती ना करें। फिर जब प्रैक्टिस बढ़ेगी तो धीरे धीरे इसकी हाइट को और बढ़ाते रहना है। ऐसे करके आप इसको करें। थोड़ी देर रोका, फिर वापस। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ऐसे करके कोई तकिया रख लें अपने पास, या योगा ब्रिक्स आते हैं वो रख लें। इसको आप हिप के नीचे रख लें और अब कमर ऑलरेडी थोड़ी सी उठ गई। अब इसके बाद यहीं से इसको उठाएं और फिर नीचे आएं, उठाएं, नीचे आएं। अपनी क्षमता के हिसाब से होल्ड करें। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, शरीर में ताकत है, अच्छे से कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा ऊंचा करें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो इसको फिर आगे चल के आप और थोड़ा हाइट पर लेकर जाएं। ऐसे फिर इसको उठाएं। फिर धीरे से वापस 10-20 सेकंड रोकें, फिर वापस। और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते इसको भी 2-3 मिनट तक आप लेकर जाएं। कमर दर्द के लिए एकदम लाभकारी आसन है। ध्यान रखें, इसमें चिन लॉक होता है जैसा मैंने बताया। अगर गर्दन का भी दर्द है तो फिर इसमें थोड़ा आप ध्यान रखें। उसका तरीका फिर आप कहीं ऊंचाई पे पैर को रख लें, ऊंचाई पर रखकर, और फिर आप अपनी बॉडी को उठाएं और उतना ही उठाएं कि चिन लॉक ना हो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें आप हाथों की सपोर्ट के साथ भी इसको कर सकते हैं। 2-3 वेरिएशन मैं ऐसे इसलिए बता देता हूँ, हर एक की क्षमता अलग अलग है। तो जिसकी क्षमता कम है वो उस हिसाब से कर ले, जिसकी क्षमता अच्छी है वो उस हिसाब से इसका अभ्यास कर ले। तो अब इसको हम करते हैं हाथों की सपोर्ट के साथ। कमर को ऊंचा उठाया, हाथों को रखा हिप पर और फिर हाथों की सपोर्ट से कमर को ऊपर ले गए। ऐसे इसका अभ्यास करें। और ऊपर जाना है तो आप अपनी एड़ियों को उठा लें और ऊपर जाएं और रोकें। आपकी चिन आपकी चेस्ट बोन पे लग जाए, इतना ऊपर उठाएं आप, अगर कमर दर्द के साथ बैक का दर्द नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हुए यहाँ तक आना है। जब यहाँ रुकने लगे तो हाथों को नीचे ले आएं और अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं आप एंकल से, एड़ियाँ डाउन, और इसको यहाँ से आप पकड़ सकते हैं।
फिर वापस आते हुए जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कमर को, हिप्स को हील की तरफ खींचते हुए वापस नीचे आए। अब थोड़ा आराम करें, शवासन ले लें। बहुत बढ़िया आसन है भाई, कोई भी करके देखें, कमर दर्द में यकीनन लाभ मिलेगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मरकट आसन। मरकट आसन के 2-3 वेरिएशंस हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए सारे ही अच्छे हैं। दोनों हाथों को ऐसे खोलें, आपके हाथ फर्श पे आएंगे, हथेलियाँ फर्श की तरफ होंगी। पैरों को मोड़ें, पैरों को मोड़कर दोनों घुटनों को राइट साइड लेकर आएं और गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर आएं और इतने पे रोकें। वापस आएं। फिर इसको सांस के साथ भी करना है, जैसे कि हमने अभी किया। नॉर्मली तो यही था। अब जैसे सेतुबंध था, सेतुबंध में भी सांस के साथ जब हम करते हैं, प्राणों के साथ करते हैं, तो आसनों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सांस भरते हुए ऊपर उठाया कमर को, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसमें सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर, ऐसे। इसको विपरीत भी कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। आप दोनों घुटने लेफ्ट साइड में लेकर गए, फर्श पे लगाए और गर्दन को राइट साइड में लाए। वापस मरकट आसन 4-5 बार इसका अभ्यास कर लें और इसमें भी टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 2-3 मिनट तक इसको लेकर आना है आप लोगों को, तो बहुत लाभ करेगा। अब इसके बाद करवट लेके उठें, हमेशा राइट या लेफ्ट साइड से करवट लेके उठें, सीधे ना उठें। जब भी हम लेट के उठते हैं तो हमेशा करवट लेके ही हमें उठना होता है। अब इसके बाद हम कुछ आसन आपको पेट के बल लेट के बताएंगे। पेट के बल लेट के सबसे पहले हम आ जाइए। एक बड़ा इजी आसन और बड़ा ही लाभकारी आसन है, गर्दन के लिए भी और कमर के लिए भी और घुटनों के लिए भी। ऐसे दोनों कंधों के नीचे आप अपनी कोहनी को रखें और ऐसे करके हाथों को ले आए आप चिन पर, चिन के नीचे। हाथों के गैप को कम करना है और कोहनियों को थोड़ा आगे लाना है, मकर आसन ऐसे। अब इसमें रोककर फिर पैरों को 1 बाय 1 चलाना है। पहले राइट पैर को उठाया और हील को हिप से लगाने की कोशिश की, फिर लेफ्ट को ऐसे इसको चलाना है। अगर आपके हील हिप से लगते हैं मतलब घुटने लंबे चलेंगे आपके। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे घुटनों में होनी चाहिए कि हमारी एड़ियां हिप तक लगे। 8-10 बार इसका अभ्यास करके फिर दोनों पैरों को एक साथ। ऐसे इसका अभ्यास करें। फिर वापस नीचे आए, थोड़ा सा रेस्ट करें। फिर उसके बाद भुजंग आसन इसमें हम करेंगे। दोनों हथेलियों को शोल्डर के नीचे रखें और आगे से अपर बॉडी को उठाएं। पैर की एड़ियां कोशिश करें अगर मिल जाए तो मिला के रखें। सांस को भरते हुए ऊपर आए और रुकें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। थोड़ा आराम करें। ये जो आसन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सभी आसन आपको 3-4 बार इनका अभ्यास करना है और इसका टाइम बढ़ाते बढ़ाते 5-10 सेकेंड से लेकर इसको 1 मिनट 2 मिनट तक लेकर जाना है आपको। 3-3 मिनट तक इनका अभ्यास होने लगे तो इन आसनों का पूरा लाभ हमें मिलता है। अब भुजंग आसन का दूसरा वेरिएशन हम करेंगे। सांस को भरते हुए गर्दन को उठाया, शोल्डर्स को उठाया, चेस्ट को उठाया और इतना ऊपर हम ले आए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस।
अब फिर सांस को भरते हुए इसका तीसरा वेरिएशन और ऊपर आ जाए। यहां तक लाए, कोनी हल्की सी मुड़ी होगी, जितना हो सके नाभि को कम से कम उठाएं। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो नाभि उठ भी जाएगी। फिर वापस आए। अब इसका चौथा वेरिएशन, हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेना है, सांस भरते हुए ऊपर और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन ऊपर, नजर सामने, सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। सांस को भरते हुए ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए राइट साइड गए। इसमें आप पैरों में गैप रख सकते हैं, एड़ियां खोल सकते हैं, अपनी एड़ियों को देखा, फिर वापस, फिर सांस को भरते हुए दूसरी तरफ। अब लेफ्ट साइड मोड़ दें, एड़ियों को देखा, फिर वापस। अब इसके बाद दोनों हाथों को रखें आप अपने थाइज के नीचे और अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए और रोके। अर्ध शलभासन, बहुत काम का आसन है। वापस। अब लेफ्ट पैर को उठाएं, सांस भरते हुए, गर्दन को नीचे रख के करें पहले। जब अभ्यास हो जाए तो गर्दन को भी उठा सकते हैं आप इसमें। वापस। अब दोनों पैरों को उठाएं, फिर जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो गर्दन को भी उठाएं। रिलैक्स। अब अपने राइट आर्म को आगे ले आएं। हर आसन के बीच में आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जब हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए तब दूसरा आसन लगाना है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं दे सकूँ। राइट वाला हाथ आगे, राइट आर्म के साथ लेफ्ट लेग को उठाना है। सांस भरते हुए ऊपर, रोकें अपनी क्षमता के हिसाब से, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे 5-10 सेकंड से शुरू करके 1-1, 2-2 मिनट तक लेकर जाएं। फिर हाथ बदली, लेफ्ट वाले हाथ को और राइट वाले पैर को उठाएं। वापस। अब दोनों हाथ आगे, नौका आसन करेंगे। नौका आसन में दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में मिलाया, पैरों को नमस्कार की मुद्रा में मिलाया, सांस को भरते हुए मुंह पर उठे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इसको हाथ खोल के भी किया जा सकता है, हाथ और पैरों को खोलकर फिर आप सांस भरते हुए ऊपर उठे एंड वापस। अब इसके बाद आ जाएं, वापस बैठें। ये जितने भी आसन मैंने आपको बताए हैं आज, गर्दन के दर्द के और कमर के दर्द के, भाई एक चीज़ को ध्यान रखें हमेशा, अगर आपको अपनी परेशानी का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो योगासन उसका परमानेंट सॉल्यूशन है। आपको कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको पेन किलर दे दिया, मसल को रिलैक्स करने का मसल रिलैक्सिंग दे दिया, आप आ गए, 2-3 दिन खाया, ठीक हो गया, फिर उसके बाद फिर से आपको शुरू हो गया, फिर आप गए, फिर से यही वो रिपीट कर देता है, अरे नहीं कुछ नहीं, वो तो ये पेन किलर लो, मसल रिलैक्सिंग लो और हो गया काम। नहीं भाई, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर लोग गलत नहीं है, उनको इतना ही उन लोगों ने सीखा है पेन को कैसे ठीक करना है, इसमें तो खैर उनकी महारत है, मसल को रिलैक्स कर देना है कुछ ऐसा हुआ तो, बट जड़ तो वहीं की वहीं है, पोस्चर तो हमारा खराब है, मसल को तो स्ट्रेंथनिंग मिली ही नहीं। तो किसी भी रोग को ठीक करने के लिए उसकी जड़ को काटना जरूरी होता है, इसको हमेशा ध्यान रखें। अरे जो जड़ है उसको ठीक करना है हमें, उस मसल को जहाँ पर प्रॉब्लम है उसको स्ट्रेंथ देनी है। अब जैसे नेक में प्रॉब्लम है, बार बार दर्द होता है, नेक फूली हुई है,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है तो नेक स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है आपको, और नेक के स्ट्रेचेस भी ज़रूरी हैं आपको, वो आपको लेने ही लेने हैं। फिर कमर दर्द है तो कमर दर्द में भी बैक को स्ट्रेंथनिंग देना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो ठीक होगा ही नहीं। ये दोनों परेशानियां ऐसी हैं, बढ़ती रहती हैं, दिनों दिन बढ़ती रहती हैं। और जो लोग हैं जिनका योग पे थोड़ा कम विश्वास होता है और डॉक्टर के चक्कर में बेचारे लगे रहते हैं। मैं कुछ डॉक्टर्स को ऐसा भी मैं जानता हूँ कि खुद वही हम लोगों के साथ योग करते हैं और वो लोग भी इसका अभ्यास करते हैं और यकीनन उन लोगों को लाभ होता है। और अच्छे डॉक्टर्स कई हैं, एक तो हमारे बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर थे, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, हमेशा सच बोलते थे, मिस्टर अग्रवाल जी, उनका भी निधन हुआ तो उनकी धर्मपत्नी को भी हम लोग योग सिखाते थे और वो खुद भी योग का अभ्यास करते थे। बड़ी अच्छी उनकी समझ भी थी उस पर, योग पे, मेडिसिन पे भी और योग पे भी विश्वास रखते थे वो योग। तो जो योगासन हैं ये बहुत काम के हैं। योग हमारी ऋषियों की दी हुई पैथी है, ये काम करती है। इन आसनों को जब आप करेंगे, इन चीज़ों को जब आप करेंगे तो यकीनन आपको लाभ होगा और ये 101% ठीक हो जाएगा। ये 101% ठीक होगा इसी तरीके से, और कोई तरीका है नहीं भैया। फिजियोथेरेपी आप कराते हैं तो फिजियोथेरेपी में भी उनकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं, जितने स्ट्रेचेज हैं, जितनी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज हैं, आप उठा के देख लें एक बार। अगर आप, जो भी हमारे दर्शक हैं, इनमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो डॉक्टर होंगे, जो फिजियो होंगे, अगर मेरी बात से वो लोग सहमत ना हो तो कृपया आप कमेंट्स करें मुझे, मैं पर्सनली उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप लोग ही बताएं कि जितने हमारे फिजियोज हैं वो लोग योग वाले ही स्ट्रेचेस होते हैं, या ये कहें कि उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे योग से मैच करती हैं। अब भाई योग तो सदियों पुराना है, योग तो उनसे कॉपी नहीं करेगा ना। फिजियोथेरेपी तो अभी शुरू हुई है, जुम्मा 100 साल हो गए होंगे, उससे पहले फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ होते थे, 200 साल हो गए होंगे, उससे पहले तो एलोपैथी नहीं होता था। आप सोचें इस बात को, समझे जरा। अब हमारे योग से ही निकले हुए ये स्ट्रेचेस हैं, ये एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोग जिम में करते हैं, ये भी हमारे योग से निकला हुआ है। जो आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं ये भी हमारे योग से निकली हुई हैं। आप देखें तो जितने स्थूल व्यायाम हैं योग से निकले हुए हैं। योग को ही, योग की टेक्निक्स ही वहाँ यूज़ की गई हैं। जैसे हम इंजन दौड़ करते हैं, कार्डियो में ये लोग रनिंग कर लेते हैं, एरोबिक करते हैं, तो वो सब भाई हमारे पास तो है ऑलरेडी, सदियों से है, हम उसको करते हैं। इसलिए योग पे विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा योग को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता कोई भी पैथी गलत है, फिजियोथेरेपिस्ट जो करते हैं वो भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट करते हैं, अच्छा करते हैं, डॉक्टर्स भी अच्छा करते हैं, जितना उनको है उस हिसाब से वो बहुत अच्छा करते हैं। सीरियस प्रॉब्लम्स में हमेशा उन्हीं के पास जाना चाहिए, तुरंत लाभ देने के लिए डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं है। और योग थोड़ा अपवाद में इसलिए भी आ जाता है कि कुछ हमारे भाई लोग जो थोड़ा बहुत योग को सीखते हैं और वो सिखाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा विवाद आ जाता है। खुद उनकी नॉलेज अभी इस लेवल पर नहीं आई होती है कि वो सिखाएं, बट वो सिखाने लगते हैं। सिर्फ यहाँ थोड़ी गड़बड़ होती है। अगर योग को जिसने समझा हो, किसी गुरु की शरण में उसने सीखा हो, उसके कई अच्छे कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेशन हैं जो इंडियन गवर्नमेंट कराती हैं, अच्छा, फिर आप उसमें बैचलर कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। तो अच्छी पढ़ाई अगर आपने की है या किसी योग्य गुरु के अंडर में आपने शिक्षा ली है तो आप योग को पूरा समझ पाएंगे और उसको खुद भी कर पाएंगे, दूसरों को भी करा पाएंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आप किसके साथ योग कर रहे हैं। क्या आपका जो योग प्रशिक्षक है वो खुद इस लायक है कि वो ऑथेंटिक नॉलेज आपको दे सके, अच्छे से आपको करा सके। पहले तो वो खुद उसका अभ्यासी है या नहीं है। अगर खुद ही अभ्यास नहीं करता है तो वो किसी और को क्या कराएगा। फिर उसके बाद उसने कितना उसमें डीपली पढ़ाई की है, कितना उसको समझा है, कितना अपने अंदर अपने व्यवहार में उसको उतारा है, वो अगर ठीक से किया है तो वो दूसरे को करा सकता है और यकीनन उसको लाभ होगा। कोई भी रोग हो वो ठीक कर सकता है।
अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे तो वो यकीनन आपको लाभ देगा और ठीक कर सकता है। तो ये दोनों बीमारियां योग से 100% ठीक हो सकती हैं। 100% आप योग पे भरोसा करके इसको कीजिए, यकीनन लाभ होगा और इसी से लाभ होगा। और जो परहेज मैंने बताए हैं, मैदा वैदा छोड़ें, देर से पचने वाली चीज़ें छोड़ें और थोड़ा पॉजिटिव रहें। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये बहुत बड़ी बात मैंने एक छोटे से सेंटेंस में कह दी। इसका ज़रा सोचें समझें और फिर आगे कुछ ना कुछ चर्चाएं हमारी होती रहेंगी। अभी तो समय काफ़ी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज हमसे जुड़े और मैंने कोशिश की कुछ भी जो भी सिखाने की। अगर उसमें कहीं भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपने आगे आने वाले सेशंस में उसको ख़त्म करें और हम आपको अपना बेस्ट निकाल के दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।